चंद्रशेखर जी, नेताओं के लिए अक्सर कहा जाता है कि नेता की सियासत जारी रहती है अगर वो चर्चा पर्चा खर्चा चलता रहे। चर्चा में तो आप बने रहते हैं। हालिया बयान, आदत अब चर्चाओं में रहने की हो गई है। महाकुंभ में वो जा रहे हैं जो पाप जिसने किए हों। मैं मीडिया का चरित्र तो नहीं बदल सकता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं तो अपनी बात कहता हूँ। मेरे द्वारा कही गई कोई बात इलीगल हो तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दो। और मीडिया मेरी बात को क्या कह के दिखाती है, और मुझे तो हंसी आती है कि जब किससे पूछती है कि उन्होंने ये बयान दिया तो सामने वाला बोलने वाला भी नहीं सोचता कि वो बयान ही सुन लूं मैं। तो मीडिया की बातों में आके लोग गुमराह होकर पता नहीं क्या क्या कह देते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ। तो बयान तो आपके ही है ना, आप ही तो कह रहे हैं भाई जो जिसने पाप किए हैं वो महाकुंभ में पाप धोने जाता है। अगर आप इसको स्टडी करोगे या कोई भी स्टडी कर ले तो कुंभ की मान्यता यही है कि वहां इस तिथियों में अमृत वर्षा होती है, और अमृत वर्षा होती तो इसकी मान्यता यह है कि वहां जाके आपके पाप धुलते हैं। मैंने क्या गलत कहा? एक काम करते हैं, और मेरी बात को तो शंकराचार्य जी ने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया चंद्रशेखर ने। और अगर मेरा बयान गलत है तो मुझे सही बयान बता दो किसका है। और मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर वहां नहीं पाप धुल रहे हैं तो ये बात एक बार मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर दें कि वहां पाप नहीं धुल रहे हैं, तो फिर आपको पता लग जाएगी। आपकी संख्या देखना अगर लाख करोड़ों से लाखों में ना आ जाए। भाई लोगों के अंदर यही तो आपने बात डाली, यही तो जो है आस्था की बात जो उनके अंदर मजबूत की है कि वहां जाओगे तो आपके दुख तकलीफ पाप धुल जाएंगे, मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो मैंने क्या गलत कहा? लेकिन लगता है ना कुछ नेताओं को ये बात पच नहीं रही, या तो ये असलियत उन्हें ये डाइजेस्ट नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि भाई बाबा साहब तो सभी धर्मों को मानते थे, संविधान विरोधी आपको ठहराने लग गए इस बयान के बाद। अब उनके कहे से थोड़ा ही हो जाऊंगा। मैं भी तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, और ये सम्मान कर दिया तो मैंने कहा। देखो, एक कहावत कबीर ने कहा है, उनका दुआ है, ज्ञानी को ज्ञानी मिले रस की लूटम लूट, ज्ञानी अज्ञानी मिले होए माथा कूट। जिनको कुछ पता नहीं है उनसे मैं क्या बहस करूं? जिनको ये भी नहीं पता कि इस कुंभ में कितने शाही स्नान है, उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं? उनके बारे में क्या सोचूं? जिनको ये भी नहीं पता कि कुंभ कितने साल बाद होता है, उनके बारे में क्या बयान दूं? मैंने तो सभी धार्मिक शास्त्र लगभग पढ़े हैं। उनको पढ़ना चाहिए शिव पुराण, उनको पढ़ना चाहिए भविष्य पुराण, जिसमें इस बात का वर्णन है जब शिव पार्वती से बात करते हैं कि गंगा में जाने से, गंगा में स्नान करने पाप धुलते हैं। तो जो पढ़ते नहीं मैं उनका क्या करूं? मैं तो वही जो मान्यता है, मैंने जो धर्म गुरुओं से सुना, शंकराचार्यों से सुना। मैं हरिद्वार के पास रहता हूं। हरिद्वार लोकल के लोग तो नहीं जाते, लेकिन पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं वहां। तो मैं क्या कह सकता हूं? मैंने तो अपनी बात कही, और मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। मैं जो मैंने पढ़ा वही कह रहा हूं, जो धर्मशास्त्र में पढ़ा, और वेदों में इसका वर्णन है। तो मैंने क्या गलत कहा? अब किसी को परेशानी होती तो होती रहे, और मैं उसकी जिम्मेदारी तो लेता। मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। चलिए, बिल्कुल एक पढ़ा लिखा नेता, जबकि संविधान के आर्टिकल 51 में जहां हम जिनको मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया गया है। कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मजबूत करना है, अंधविश्वास पाखंडवाद को छोड़ना है। फिर भी मैं कहा, मैं तो सच बात कह रहा हूँ कि भाई अगर आपने ये नियम बनाए हैं, आपने अगर ये उदाहरण दिए हैं, तो मैं वही बात तो कह रहा हूँ। तो आज मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आज मेरा बयान चला देना। जो ये कहता हो कि वहां पाप नहीं धुलते, फिर मुझे मैं उसके बयान पे जवाब दूंगा। और मैं तो चाहता हूँ शंकराचार्य इस बात की घोषणा कर देंगे पाप नहीं धुलते, तो फिर देखूंगा कि जनता वहां काम छोड़ के जाएगी नहीं जाएगी। मैं कितना भी पढ़ लूं, PhD कर लूं, MPhil कर लूं, BTech कर लूं, MTech कुछ भी कर लूं, लेकिन मैं अपनी जाति नहीं बदल सकता इस देश में। ये भी शंकराचार्य ने स्पष्ट किया, क्योंकि एक बाबा जी घूम रहे थे कि भाई सारे हिंदू एक हैं, पता नहीं कुछ ऐसा नारा लगा रहे थे बागेश्वर वाले। उन्होंने एक यात्रा भी निकाली, तो उस पर शंकराचार्य ने बयान दिया। उन्होंने कहा वो जाति बंधन तोड़ दो और सारे हिंदू एकजुट रहो, इस तरह का बयान दिया उन्होंने। तो शंकराचार्य ने डांटा उनको कि अगर जाति बंधन तोड़ दिया तो हिंदू धर्म ही खतरे में पड़ जाएगा। जाति तो सच्चाई है सनातन की, ऊंच नीच की भावना सच्चाई है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सनातन कह रहा है। पढ़ लो, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, और कोई पैदा होते ही छोटा, कोई पैदा होते ही बड़ा, ये मैं नहीं कह रहा ना, मैंने बनाई है। तो मैं तो एक वकील हूं। तो राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं, यानी पिच सबकी एक है, बस लड़ाई अलग अलग चल रही है। देखो, मैं फिर आपसे कहूंगा, ये बात देश को समझ आ जानी चाहिए, और मैं युवाओं से कहूंगा कि वो समझें। जब आप अपने नेता से 24 घंटे की ड्यूटी कराओगे तो वो यहीं से सब कुछ लेगा। 8 घंटे की नेतागिरी कराओ उससे कि 8 घंटे वो आपके लिए ड्यूटी की तरह काम करे, क्योंकि आप उसको तनख्वाह देते हो। उसके बाद वो अपना जीवन जिए, कोई रोजगार करे, कोई बिजनेस करे, कुछ भी करे। जब वो अपना समय वहां देगा तब जाके वो देश के लिए काम कर पाएगा। जब वो इतने रिसोर्स और ये सब चीजें आप उसे यहीं से निकालेगा तो फिर भ्रष्टाचार रहेगा ही। तो कोई क्या कह रहा है मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि राजनीति देश के हित के लिए होनी चाहिए। राजनीति, हम तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, जिन्होंने कहा कि हम प्रथम और अंत्य भारतीय हैं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। और देखो, सब कल मैंने जब वो कुंभ में आग लगी, आपको पता लगी नहीं लगी, ये मत कह देना कि ये भी चंद्रशेखर का बयान है। वो आग लगी और मैंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं किसी कोई हताहत ना हो। और मैं तो ये भी मानता हूं कि वहां इतना जो है
आशीर्वाद है कि इतनी आग से नुकसान नहीं हुआ। अब थोड़ा सा कम है, इस वजह से आग लग गई, लेकिन इतनी बड़ी आग लग के कोई किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मैं इसलिए मानता हूं कि वो अच्छी जगह है। और मैंने तो कुंभ को, उसी स्थान को कोरोना काल में भी देखा, ऐसे लाशें तैर रही थी। इसलिए मैंने प्रार्थना की प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री, जब जाओगे तो उन परिवारों को भी याद कर लेना, जिन परिवारों को, क्योंकि ये भी सनातन की व्यवस्था है कि हमारे यहाँ अग्नि दी जाती है। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि कुंभ के बयान को लेकर अब आप थोड़ा ऑफेंसिव नजर आ रहे हैं, उसको जस्टिफाई करते नजर आ रहे हैं? मैंने आपको क्या कहा? मैंने उस दिन कहा कि मैं अपने बयान पे कायम हूं और आज भी अपने बयान पे कायम हूं। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आप मुझे बताओ, अगर आपने सनातन को पढ़ा हो तो बताओ, सनातन में जो अंतिम यात्रा होती है, जो देह का अंतिम कार्य होता है, वो अग्नि से होता है या दबाने से होता है? बताओ, है आपको जानकारी? तो अग्नि दी जाती है और अग्नि के साथ ही माना जाता है कि अब ये शरीर जो है पूर्ण हो गया। हाँ। तो जितने लोगों को कोरोना काल में अग्नि नहीं मिली थी, उनके परिवार से माफी मांगोगे नहीं मांगोगे? आपकी बेकार व्यवस्था में जो लापरवाही थी आपकी, जो आपने मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं की, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, तो आपको माफी मांगनी चाहिए उन परिवारों से। मैंने क्या गलत कहा इसमें? अच्छा, तो व्यवस्था जो कोरोना के वक्त जो जिस तरह की रही, उसके लिए आप कह रहे हैं कि भाई वो पाप है, आप किसी को टारगेट नहीं कर रहे थे ना? ये मैं क्यों टारगेट करूंगा? मैं अपने अधिकार कर्तव्य जानता हूं, मैं टारगेट की राजनीति करता ही नहीं हूं। ये तो मीडिया के लोग हैं, मेरे बयान को पता नहीं कैसे चलाते रहते हैं, मैं क्या कर सकता हूं इसमें? आप कल एक न्यूज चैनल ने स्टोरी की थी, मैंने वो स्टोरी पोस्ट की थी। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि वहां के स्कूलों की हालत बड़ी खराब है, और कब किस स्कूल में कितना बड़ा हादसा हो जाए नहीं पता। सरकार आंख बंद करके बैठी है। मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में था, स्कूल देखने का डर गया मैं देख के। छोटे बच्चे, उनको नहीं पता उसकी छत कब गिर जाए, वहां पानी भरा हुआ है, सरकार नहीं दे रही इस तरफ ध्यान। कल इसलिए मैंने मुख्यमंत्री को कहा कि अगर धार्मिक स्थलों से ध्यान हट जाए तो शिक्षा के मंदिरों पर भी ध्यान दे लेना। यहीं से पढ़ लिख के बच्चा जो है डॉक्टर इंजीनियर IAS IPS आपके साथ पत्रकार बनेगा। चंद्रशेखर जी, राहुल गांधी लगातार आरोप लगा रहे हैं नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पे कि एक दिन वो आरक्षण खत्म कर देंगे, वो आरक्षण विरोधी हैं। क्या आपको भी लगता है कि आरक्षण पे खतरा है, जबकि नरेंद्र मोदी से लेकर अब तो मोहन भागवत भी ये क्लैरिफाई कर चुके कि आरक्षण खत्म नहीं होगा? आपको लगता है या सिर्फ ये पॉलिटिकल गिमिक है, एक स्लोगन है? देखो सुकेश जी, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई क्या कह रहा है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन किसी भी पार्टी का एजेंडा, उसका मैनिफेस्टो, उसकी विचारधारा अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये अगर पावर में आएगा तो क्या करेगा। जैसे अगर इवन आप मेरी तरफ देखोगे, अगर चंद्रशेखर पावर में होगा तो क्या होगा, तो आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि विचारधारा का खेल है। तो RSS BJP की जो विचारधारा है, संघ की जो विचारधारा है, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमेशा से, चाहे वो संविधान रहा हो, चाहे वो तिरंगा रहा हो, और चाहे वो आरक्षण रहा हो, या कमजोर वर्गों की तरक्की रही, या महिलाओं का सम्मान रहा हो, वो हमेशा इसके विरोधी रहे। इसको आप नहीं डिनाई कर सकते। और इसके लिए मैं फिर कहता हूं, 2 अप्रैल 2018 के को याद करोगे तो एक प्रोटेस्ट हुआ था। उस प्रोटेस्ट के बाद बीजेपी को ये समझ में आया कि सीधे रवैये से नहीं कर सकते, तो अब लेटरल एंट्री हो रही है, अब निजीकरण हो रहा है। अब आप मुझे बताओ, जब सारी संस्थाओं का निजीकरण हो जाएगा सरकारी, तो सरकारी नौकरी रहेगी, तो आरक्षण के झुंझुने का क्या करेंगे? अब तो SC ST के बैकलॉग से ज्यादा OBC के बैकलॉग ज्यादा EWS का बैकलॉग आ रहा है। वो कहां से आ रहा है किसी को नहीं पता। आप मत कहलवाओ मुझसे, मैं सबको जानता हूं कौन कितने पानी में है। लेकिन 70-80 वर्षों की देश की इस राजनीति को अकेले आजाद समाज पार्टी या अकेले चंद्रशेखर आजाद कैसे बदलेगा? देश की राष्ट्रीय पार्टियां अब वो भी इस हालत में है, मैं हाशिए कहूंगी, हाशिए पर आ गई हैं आज। माने बड़े स्ट्रेटेजी। देखो, पहली बात यह है कि दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। जब आदमी, जो बच्चा पैदा होता है तो उसे नहीं पता होता कि क्या बनेगा। जब नरेंद्र मोदी जी पैदा हुए थे तो कहीं से किसी ने भविष्यवाणी की थी कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और 3-3 बार बनेंगे। आप नहीं कह सकते ये बात कि अकेले चंद्रशेखर। अकेला कहां चंद्रशेखर? ये जो पूरे देश में इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, पूरे देश में लोग हैं, ये क्या अकेला चंद्रशेखर है क्या? आप चंद्रशेखर को अकेले देखते हो क्योंकि आप देखना चाहते हो, वरना आप ये सोचो कि जहां 22,000-23,000 वोट मिले, क्या 23,000 लोग हमारे साथ नहीं है? क्या उनका परिवार हमारे साथ नहीं है? और ऐसे ही आप देखना, अभी जब उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा 27 का, आपको पता लग जाएगा। लेकिन सियासत तो उन्हीं नेताओं के बीच होनी है ना। आप आजम खान से आप मिलकर आप मुलाकात कर रहे हैं, 27 की ओर आप देख रहे हैं, ठीक है, तो फिर कैसे इस राजनीति को कैसे आप बदलेंगे? तो हम अच्छा किस नए आयाम तक आप लेकर जाएंगे? अच्छा बताओ, 1 साल पहले कौन कहता था कि चंद्रशेखर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे? आपने कभी आपके स्टूडियो में भी इस बात पे चर्चा नहीं हुई कि चंद्रशेखर बन जाएंगे? और कोई नहीं कहता था कि अकेले बन जाएंगे। ये संघर्ष करके हमने ये विश्वास पैदा किया ना लोगों में। ऐसे थोड़े मिले 5 लाख से ज्यादा वोट, इतने वोटों से हम जितने वोटों से प्राइम मिनिस्टर जीते, और प्राइम मिनिस्टर 4 बार पीछे रहे 4 राउंड में, चंद्रशेखर 1 राउंड में पीछे नहीं था।